दिशा दुल्हन बनी फूलों की सेज पर बैठी घबराए जा रही थी। इन अमूल्य क्षणों में हर नई नवेली दुल्हन जो कुछ सोचकर लाज से छुई मुई होती है और हर आने वाले पल में उस सपनों के राजकुमार के कदमों की आहट की बाट जो होती है, जो आगे से बढ़कर उसे अपनी बाहों में भरकर उसे जीवन की अमूल्य निधि से सरोबार कर देगा। ऐसा किसी भी प्रकार का भावनात्मक आंदोलन उसके अंतर में प्रस्फुटित नहीं हो रहा था। वो तो चाह रही थी कि वो पल वहीं ठहर जाए, समय की गति थम जाए और वह किसी घटनाक्रम का हिस्सा ना बने। दोनों घुटनों में थोड़ी टिकाए वह अतीत के पन्ने पलटने लगी, जिस पन्ने पर उसके पापा अखबारों में से वर ढूंढने के लिए पते ढूंढकर 2-3 पत्र डाक में हर हफ्ते डाल ही देते थे। पापा को कोई रिश्ता जच नहीं रहा था। तभी कैप्टन विशाल का पत्र आया जो उन्हें जच गया। उन्होंने मौका हाथ से जाने नहीं दिया। दिल्ली के एक बढ़िया होटल में विशाल और दिशा को मिलाने का प्रोग्राम बनाया गया। दिशा को विशाल पहली नजर में ही भा गया। वह बहुत स्मार्ट और खुले स्वभाव का था, लेकिन साथ ही दिशा को कुछ खटक रहा था जो उसे रोक रहा था। क्या वह समझ नहीं पा रही थी। उसे मन का वहम समझ वह संयत हो गई। उधर विशाल को भी दिशा बहुत पसंद आ गई थी। रिश्ता पक्का हो गया। विशाल के पास बस यही छुट्टियां थी, सो 15 दिनों के भीतर शादी का मुहूर्त निकाल लिया गया। शादी की जोरदार तैयारियों में किसी को भी कुछ सोचने की फुर्सत ही कहाँ थी। शुभ दिन में शुभ मुहूर्त पर रिश्ते नातेदारों व दोस्तों की भीड़ में दिशा दुल्हन बनी डोली से उतरी। बहनों ने नेग लिए और भाभियों ने दुल्हन को लाकर फूलों की सेज पर बिठाया। विशाल के दोस्तों ने जानबूझकर उसे देर से छोड़ा। मिलन की पहली रात को ढेरों उमंगे लिए विशाल जैसे ही कमरे के भीतर आया और जल्दी से दरवाजा बंद करने लगा तो उस आवाज से दिशा की तंद्रा टूटी। वो अतीत से लौटकर वर्तमान में आई। उसका शरीर थर-थर कांपने लगा। घबराहट व डर के मारे वो ठंडी पड़ने लगी और उसके दांत किटकिट बजने लग गए। विशाल ने जब यह सब देखा तो बहुत ही प्यार से उसे पकड़कर कुछ कहना चाहा कि तभी दिशा ने जोर से झटककर उसे अपने से दूर कर दिया। भयभीत हिरनी सी आंखों से उसे देखने लगी। विशाल हैरान सा पत्थर का बुत बना उसे देख रहा था। वह इस अप्रत्याशित व्यवहार का कोई कारण नहीं समझ पा रहा था। हैरान परेशान सा वह उसकी भयभीत दृष्टि को झेल नहीं पा रहा था। पहली रात का नशा तो हवा हो गया था। दिशा चिल्ला रही थी, ना ना मुझे हाथ न लगाना, मेरे पास न आना। बोलते बोलते वो धीरे धीरे पीछे चलती हुई दीवार से सटती चली गई थी। विशाल ने हिम्मत कर आगे बढ़ते हुए उसका गिरा आंचल उठाते हुए कहा, क्या बात है दिशा, डर क्यों रही हो? चलो भाई, नहीं लगाता हाथ, आओ बैठो, डरो मत। यह कहकर विशाल आगे बढ़ा ही था कि दिशा चीखी, आगे मत बढ़ना, सिर फोड़ दूंगी तुम्हारा। उसे कुछ होश नहीं था। घर में ढेरों रिश्तेदार थे। उनका ध्यान आते ही विशाल ने चुपचाप कदम पीछे हटा लिए। उसकी समझ तो मानो घास चरने चली गई थी। उसके मीठे स्वप्न टूटकर बिखर गए थे। मौके की नजाकत को समझते हुए वह कमरे से बाहर निकला। वह छिपता छुपाता ऊपर टेरेस पर चला गया। वहीं वह सारी रात सिगरेटें फूंकता रहा। दिशा का अप्रत्याशित व्यवहार उसे भीतर तक जख्म दे गया था। उसके भीतर हाहाकार मचा हुआ था। रात के पिछले पहर जब वह कमरे में दबे पांव लौटा तो देखता क्या है कि दिशा वहीं फर्श पर बेसुध सी सोई पड़ी थी। विशाल ने डरते हुए उसे धीरे से उठाकर बिस्तर पर डाल दिया। वह स्वयं पास पड़े सोफे पर लेट गया और मानो वह बहारों की रात उसके जीवन में ऐसी होगी उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। पास ही टेबल पर रखे शगुन के 2 गिलास दूध के विशाल ने उठाकर पी लिए, जिससे सुबह माँ को सब कुछ स्वाभाविक लगे। अगले दिन दोनों हनीमून पर मनाली के लिए चल पड़े। शिमला तक हवाई जहाज से, उसके आगे टैक्सी से। विशाल ने सोचा शायद दिशा नर्वस हो गई थी। अब घर से दूर शिमला के
प्राकृतिक माहौल में सौंदर्यमयी छटाओं के बीच उसके नवजीवन की नींव रखी जाएगी। उसने पुनः ढेरों स्वप्न सजाने आरंभ कर दिए। यहाँ पहुंचकर दिशा हंसती, खिलखिलाती, दौड़ती, ढेरों तस्वीरें खिंचाती रही। दोनों घूमने जाते, बाहर खाना खाते, पर होटल पहुंचते ही वो फ्रेश होकर झट सो जाती। विशाल टीवी पर प्रोग्राम देखता, वह सिगरेट फूंकता रहता। आस की एक नाजुक डोर के सहारे अंत में मायूसियों का दामन थामे थक कर सो जाता। वे वहां 5 दिन ठहरे। दिशा ने भूलकर भी विशाल को अपने करीब नहीं आने दिया। एक आध बार विशाल ने हंसी हंसी में उसके करीब जाने का यत्न किया, लेकिन दिशा घबराकर पीछे हट गई और पूछने पर कोई कारण भी नहीं बताया। विशाल के धैर्य का बांध टूट गया। आखिरी दिन उसने जबरन दिशा से इसका कारण पूछना चाहा तो दिशा होटल के लॉन में भाग गई। लोकलाज से भरा विशाल मन मारकर हनीमून से वापस घर लौट आया। उसके अगले दिन दिशा मायके फेरा डालने चली गई। मम्मी पापा के कहने पर वो दिशा को 2 दिन बाद घर वापस लिवा लाया, लेकिन विशाल का खोया खोया और सूखा चेहरा उसके मम्मी पापा से छिप न सका। विशाल के पापा रात को खाना खाने के पश्चात सैर करने के बहाने विशाल को साथ लेकर लंबी सैर को निकले। रास्ते में पापा के पूछने पर उसने उन्हें सारी बातें बताई। वह उनके कंधे पर सिर रखकर रो पड़ा। पिछले 10 दिनों से जिस अंतर्वेदना को वह घुट घुट कर सह रहा था, आज पापा का कंधा उसे संबल दे रहा था। सब जानकर पापा भी परेशान हो गए थे। इकलौते बेटे का दुख उनसे भी सहा नहीं जा रहा था। कितने प्रसन्न थे वे अपने बेटे का विवाह इतनी धूमधाम से करके, और यहाँ बेटा इतना दुखी। खैर, विशाल की मम्मी से सलाह करके उन्होंने दिशा को अपने पास बुलाया और पूछा कि क्या उसे कोई कष्ट है। जवाब में दिशा ने चुप्पी साधी रखी। आखिर में दिशा के माता पिता को बुलावा भेजा गया। संपूर्ण तथ्यों की जानकारी होने पर वे भी हैरान हो गए। उन्होंने भी बहुत यत्न किया कि दिशा कुछ बताए, लेकिन वह चुप रही, गुमसुम सी। आखिरकार उसे मनोवैज्ञानिक चिकित्सक के पास चलने को राजी कर लिया गया। कुछ बैठकों के पश्चात जिस राज का पर्दाफाश हुआ, उसे जानकर सभी हैरान हो गए। दिशा के कथनानुसार जब दिशा छोटी थी, वो उसके पापा की दूसरे शहरों में पोस्टिंग थी। उन दिनों वह घर में मम्मी के साथ अकेली होती थी। पापा के कई मित्र और मम्मी की सहेलियां मम्मी को मिलने व हालचाल पूछने आया करते थे। स्कूल से लौटकर जब वह सो जाती थी तो मम्मी कभी सहेलियों के घर गप्पे मारने, कभी पड़ोस में, तो कभी ताश खेलने चली जाती थी। पापा के दोस्त विपिन अंकल अधिकतर ऐसे समय ही उनके घर आते थे। यह उसके सोकर उठने और होमवर्क करने का समय होता था। विपिन अंकल उसे प्यार से गोद में बिठाते और होमवर्क करने के बहाने उसके नाजुक अंगों को छेड़ते रहते थे। दिशा उनके हाथ हटाती तो वे और बढ़ जाते। दिशा किसी से भी कुछ कह ना पाती, न मम्मी को कुछ बता पाती थी, किंतु उसे इतना अवश्य लगता कि यह सब गलत है। वह मुंह खोलने पर तरह तरह की आशंकाओं को अपने भीतर मंडराते हुए पाती थी। चेतना शून्य सी मशीनी पुर्जे की तरह वह चुप्पी साध गई, अन्य बच्चों से अलग। उधर मम्मी घर आकर फूली न समाती कि विपिन अंकल होमवर्क करा गए, क्योंकि उनकी सिरदर्द कमजोर हो जाती थी। नौकरों से पूछती कि उनको चाय नाश्ता ठीक से कराया था ना। जिंदगी की नियति कहिए कि उन्हीं दिनों उसके पापा का फोन आया कि फील्ड में मैच में इंतजाम हो गया है, सो दिशा को विपिन के घर छोड़कर 20-25 दिनों के लिए मम्मी उनके पास आ जाए। पीछे से दिशा का स्कूल मिस नहीं होगा, उसकी पढ़ाई चलती रहेगी। दिशा बहुत रोई चिल्लाई कि वह विपिन अंकल के घर पर नहीं रहेगी, लेकिन उससे अधिक सुरक्षित जगह मम्मी को कोई दूसरी नहीं लगी। साथ ही वे पढ़ा भी देते थे दिशा को, सो वे छटपटाती दिशा को गहरी खाई में ढकेलकर चली गई। उधर दिशा भयभीत सी भविष्य के घिनौने पलों की परछाई को अपने ऊपर छाते देखकर सहम सी गई थी। जिस बात से वह डर रही थी वही सब घट रहा था। अब उसके साथ
सारी अनुभूतियां अवचेतन मानसिकता की गहरी झील में वजनदार पत्थरों के साथ बांधे गए अवैध शिशु की तरह कहीं बहुत गहरे डूबती चली जा रही थी। दुष्ट राक्षस की तरह विपिन अंकल की बाछें खिल गई थी। चुपके चुपके उनकी छेड़खानी की सीमा अपनी हदें लांघ गई थी। आंटी भी मम्मी जैसी ही थी। दिशा सारी सारी रात दर्द से कराहती व छटपटाती। उसके जिस्म पर निशान बनते जा रहे थे। नाजुक बदन पर नील पड़ गए थे। इन 20 दिनों में बाल सुलभ मन परिपक्वता की पराकाष्ठा पर पहुंच चुका था। पत्थर की मूक शिला बनकर रह गई थी दिशा। मम्मी के लौटने पर दिशा अपनी मम्मी से बेहद नफरत करने लग गई थी। वे सोचती थी कि बेटी उनके बिना उदास हो गई है, तभी पीली पड़ गई है। उधर दिशा कमरा बंद करके किताबों में डूबी रहती। स्कूल व घर, इसके अलावा वह किसी से भी नहीं मिलती थी, विपिन अंकल से भी नहीं। कुछ महीनों के पश्चात उसके पापा की पोस्टिंग इंदौर की हो गई। माहौल बदल गया। यहाँ पर भी दिशा ने पुस्तकों के अलावा किसी से दोस्ती नहीं की। वह यथाशक्ति अपने जिस्म को ढाक कर रखती थी कि कहीं कोई खुला अंग अपनी बर्बादी की दास्तां न सुना दे किसी को। यौवन के भरपूर पर्दापण पर भी उसने उसे खिलकर महकने नहीं दिया। वह सकुचाई ही रही। विशाल का खुलापन उसे भाया था। प्रथम बार कोई उसे भी अच्छा, स्मार्ट व सुंदर लगा था। विशाल के साथ घूमना फिरना, हंसना खेलना, बातें करना उसे आनंदित करता था। ऐसी खुशी उसे पहली बार मिली थी। लेकिन शरीर को हाथ लगाना नहीं, वो ये नहीं सह सकती। सुहाग रात को विशाल को अपनी ओर बढ़ते देख उसमें विपिन अंकल दिखाई दे रहे थे। वे सारी अनुभूतियां जो अवचेतन मानसिकता की गहरी झील में डूबी पड़ी थी, वे बड़ी तेजी से सतह की ओर उठती चली आई थी। फलस्वरूप आंखों से अंधेरे में उड़ती हुई चिंगारियों के अलावा कुछ और नहीं निकल रहा था। वह बदहवास चीखे जा रही थी। उसे होश नहीं था। यह सब सुनते हुए दिशा की मम्मी का रो रो कर बुरा हाल था। उसके मम्मी पापा आत्मग्लानि से भर उठे थे। दिशा के मम्मी पापा स्वयं को कसूरवार मान रहे थे, क्योंकि आज उनकी बेटी की जो हालत है उसके जिम्मेदार वे स्वयं है। बेटी के साथ जो भी हुआ उसमें विपिन के साथ साथ वे लोग भी गुनाहगार थे। दिशा के नयन सरोवर का तो सारा जल कब से सूख चुका था। दिशा के मम्मी पापा ने उस दुष्ट राक्षस विपिन को सजा दिलवाने के लिए आगे कदम बढ़ाया। उन्होंने उस पर केस किया और उस राक्षस रूपी इंसान को सजा भी हुई। लेकिन दिशा जीवन पर्यंत इस रोग से ग्रसित रही। मनोवैज्ञानिक, चिकित्सक व अन्य सब ने भी उसे बहुत समझाया, लेकिन सब निरर्थक रहा। विशाल के मम्मी पापा ने विशाल को समझाया कि वह दिशा से तलाक लेकर नए जीवन की शुरुआत करे, लेकिन विशाल दिशा को चाहने लगा था। वह उसे इस हालत में छोड़ना नहीं चाहता था। वह अपने प्यार के मरहम से दिशा के मन पर लगे घाव को मिटाना चाहता था। 2 वर्ष के अथक इलाज के बाद दिशा के मन पर लगे घाव भर गए। यह सब विशाल और उसके मम्मी पापा के प्यार और विश्वास के कारण ही सफल हो पाया था। दिशा आज भी सोचती है, अगर विशाल जैसे जीवन साथी का साथ ना मिला होता तो बालकुंठा ने उसकी जीवन भर की खुशियों को ऐसा पूर्ण विराम लगा दिया था कि वह जीवन पर्यंत एकाकीपन के अंधकार में सिसकती रह जाती। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।